सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्विक रिवीजन करते हैं। टॉपिक काफ़ी इजी है। नाउ ये टॉपिक में बेसिकली आपको समझना है कि देर आर फ्यू कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। सो देखिए, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ या फिर इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़, दोनों बिल्कुल सेम है। एक ही चीज़ का फ़र्क है, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई की वजह से होता है, डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट जानबूझ के करती है। बाकी इन दोनों में ही डेप्रिसिएशन हो या डीवैल्यूएशन हो, $1 की ताकत बढ़ेगी। $1 70 का कन्वर्ट हो सकता था, अब 80 का होगा। यानी डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है, वीक हो रही है। नंबर भले बड़ा दिख रहा है लेकिन यहाँ पर हमारे रुपीस है वो वीक हो रहा है। चलो अब इसका इम्पैक्ट समझते हैं कि $1 70 की जगह पर अब 80 का मिल रहा है, तो इससे होगा क्या। सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं एज एन इंडियन, तो हमें पे करना होता है डॉलर। तो $1 70 का मिलता था, अब 80 का मिलेगा, हमारे लिए महंगा हो जाएगा डॉलर खरीदना, इसीलिए हम इंपोर्ट कम कर देंगे। तो ये देश के लिए अच्छी बात है। देन एक्सपोर्ट्स राइज, एक्सपोर्टर को फ़ायदा है। एक्सपोर्टर ने $1 का एक्सपोर्ट किया तो वो कन्वर्ट होके 70 की जगह पर अब 80 रुपीज़ मिलेंगे, तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये भी अच्छी बात है। इसीलिए काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि जो डेवलप नेशंस है या काफ़ी बार गवर्नमेंट जानबूझ के डी वैल्यू करती है अपनी करेंसी को ताकि उसका इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े, यानी ओवरऑल फ़ायदा हो। दूसरा, अगर इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे कि $1 70 में मिलता था, अब 80 में मिल रहा है, डॉलर महंगा हो गया, तो इंडियंस है ना फॉरेन में घूमना कम कर देंगे। इंडियंस है फॉरेन की चीज़ें खरीदना वो भी कम कर देंगे। इंडियंस है जो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन के शेयर्स में वगैरह, वो भी कम कर देंगे क्योंकि उनके लिए डॉलर खरीदना महंगा है। इसका रिवर्स, कोई फॉरेनर है उसके लिए इंडिया में घूमना सस्ता हो गया है। वो $1 लेकर आता था, 70 मिलता था, अब उसको 80 मिल रहा है, तो वो इंडिया में बिंदास ज़्यादा घूमेंगे, ज़्यादा इंडियन चीज़ों को खरीदेंगे और इंडिया के शेयर्स में भी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, देन अगर किसी के पास ऑलरेडी डॉलर था तो ये बेचने की कोशिश करेगा क्योंकि डॉलर का प्राइस हाई है, महंगे दामों में लोग बेचते हैं। एंड देन अगर कोई फॉरेनर इंडिया में काम कर रहा है, अपनी फैमिली को पैसा भेजना चाहता है, तो वो कम भेज पाएगा या उसके लिए ये डिसएडवांटेजेस है। क्योंकि क्या था कि अभी कन्वर्ट होने के बाद है ना ज़्यादा रुपीस लगेंगे और तब जाके डॉलर मिलेगा, यानी कम डॉलर मिलेगा ज़्यादा रुपीस में। तो इंडिया में वो फॉरेनर ने कमाया ज़्यादा लेकिन वो कम डॉलर बेच पाएगा, इसलिए वो बेचना कम कर देगा। अच्छा, इसका रिवर्स, कोई एनआरआई है, यानी लेट्स एक बच्चा फॉरेन में कमा रहा है, माँ बाप यहाँ पे है, तो उसके लिए तो फ़ायदे वाली बात है, वो ज़्यादा पैसा भेजेगा क्योंकि पहले $1 बेचता था, 70 मिलते थे, अब उसके माँ बाप को $1 के बदले में 80 मिलेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ एकदम क्लियर है। और याद रखिए जो मैंने अभी डिस्कस किया बिल्कुल इसका जो ऑपोजिट है वो होगा एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ में या फिर रीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ में। ओके, सो अब कोई न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं ये चैप्टर में। देखिए, अब ये चैप्टर में हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज रेट। दो टाइप की फॉरेन एक्सचेंज रेट की मेथड्स होती है। एक होती है फिक्स, यानी गवर्नमेंट फ्रीज कर दिया, कभी $1 70 तो 70, वो चेंज नहीं होने देगी। और एक दूसरा होता है फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक ये चेंज हो सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिक्स में गवर्नमेंट चेंज होने नहीं देगी और फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, डिमांड सप्लाई के मुताबिक हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज का रेट प्लस और या माइनस। तो देखो, फिक्स का मतलब है कि कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और वहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, फ्लेक्सिबल में डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन इन द मार्केट डिसाइड करेगी कि भाई क्या भाव होना चाहिए। रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस, यहाँ पर मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई का कोई भी रोल नहीं होता क्योंकि सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है फिक्स एक्सचेंज रेट में। और फ्लेक्सिबल में किसका रोल होता है, मार्केट फोर्सेस का। तो ये दोनों ही पॉइंट है ना बेसिकली एक ही जैसे हैं, अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। अच्छा, देन यहाँ पर है इम्पैक्ट,
यानी क्या इम्पैक्ट होती है। ओके, सो देखिए मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि भाई यहाँ पर अगर गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है तो या तो डीवैल्यूएशन होगा या उसका ऑपोजिट होगा रीवैल्यूएशन। और वहाँ पर इम्पैक्ट क्या होगा, अगर मार्केट के हाल पर रेट को छोड़ दिया तो एग्जैक्टली डीवैल्यूएशन का सिमिलर वर्ड वो होगा डेप्रिसिएशन, और रीवैल्यूएशन का सिमिलर वर्ड वो होगा एप्रिसिएशन। ओके, अच्छा देन रिजर्व्स। अब एक चीज़ याद रखिए कि अगर गवर्नमेंट को अपनी मनमानी करनी है ना तो भाई वो तभी हो सकता है जब उसकी जेब में ज़्यादा डॉलर हो या ज़्यादा पैसे हो या ज़्यादा रिजर्व्स हो। तो याद रखना है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट के पास तिजोरी में फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व्स है वो काफ़ी लार्ज होने चाहिए। फ्लेक्सिबल में क्या है, वो ज़्यादा लार्ज रिजर्व्स की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो ये डिफरेंस आई फील आपको क्लियर है। एंड देन एक होता है अनसर्टेनिटी या स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन यानी सट्टा। ओके, तो याद रखिए कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो स्पेकुलेशन सट्टेबाजी नहीं होगी, क्योंकि लोगों को पता ही है कि भी गवर्नमेंट रेट चेंज होने नहीं देगी। लेकिन अगर मार्केट के हाल पर छोड़ दिया तो क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि या तो रेट बढ़ेगी या तो कम होगी, यानी स्पेकुलेशन सट्टेबाजी ज़्यादा हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ओके, क्योंकि मार्केट फोर्सेस तो क्या है भाई, वॉर हो गया या और कोई भी क्या है बैड न्यूज़ है गुड न्यूज़ है तो प्लस माइनस हो सकती है। तो आई होप यू आर एबल टू गेट दिस पॉइंट। अच्छा देन अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अच्छा, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब समझिए कि देखो मैनेज फ्लोटिंग है ना दोनों के बीच का है। ओके, फिक्स भी नहीं है फ्लेक्सिबल भी नहीं है। वैसे तो क्या है, आज हर देश मैनेज फ्लोटिंग करता है। इसमें क्या होता है कि वैसे तो मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई है तो फ्लेक्सिबल ही, लेकिन बीच बीच में क्या है, कभी कभी अगर आरबीआई को लगे कि भाई अब ये रेंज से बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आरबीआई थोड़े स्टेप लेकर वो मैनेज करेगी। इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग, या इसका एक और नाम है डर्टी फ्लोटिंग। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली रेट कैसे फॉरेन एक्सचेंज की डिसाइड होती है, वो तो डिसाइड होती है डिमांड एंड सप्लाई से ही, बट एट टाइम्स कभी कभी आरबीआई इंटरवीन बीच में आता है। क्यों आता है, उसको मैनेज करने के लिए। क्यों मैनेज करना है, ताकि वो क्या है एक डिजायर्ड लिमिट से बाहर स्लिप ना हो जाए, चली ना जाए। इस कंसेप्ट को कहा जाता है मैनेज फ्लोटिंग। ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो बीच बीच में आरबीआई टाइम अड़ाती है उसको हम एक और नाम से डिनोट कर सकते हैं जिसका नाम है डर्टी फ्लोटिंग। ओके, चलो ठीक है, ये आरबीआई किस तरह से करती है वो क्या है हम समझते हैं। ओके, अब ये किस तरह से आरबीआई करती है उसके लिए एक डायग्राम मैं आपको क्या है बताता हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ पर वन मिनट। सो देखिए ये देखिए, अगर कोई क्या है एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है और गवर्नमेंट डी वैल्यू करना चाहती है। देखो डायग्राम काफ़ी इजी है। ये है ना नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ये होता है अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। ओके, और यहाँ पर आपकी फॉरेन एक्सचेंज की रेट है। ओके, सो अब देखिए डिमांड एंड सप्लाई जिस पॉइंट पर मैच होता है इसको हम ई यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और डीवैल्यूएशन का मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी करेंसी को जानबूझ के वीक करती है। तो ये वीक कैसे करती है, तो ये देखिए डोमेस्टिक करेंसी वीक होना इसका मतलब है कि जो प्राइस होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, मान लेते हैं ये 65 है तो गवर्नमेंट ज़्यादा कर देगी, यानी ऊपर की तरफ क्या है एक लाइन आपको क्या है ड्रॉ करनी है। इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। सो डीवैल्यूएशन से होगा क्या समझिए, इस वाले लेवल पर सप्लाई जो है ना वो ज़्यादा है, डिमांड को ये लाइन टच कर रही है पहले, सप्लाई को बाद में, यानी सप्लाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड।
ओके, तो सप्लाई इज मोर देन डिमांड, और जब सप्लाई ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली प्राइस गिरता है, ऑटोमेटिकली इसी लेवल पर आ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट इसको फ्रीज करके रख सकती है पर्टिकुलर लेवल पे। अब गवर्नमेंट कैसे करेगी? अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है डॉलर की एज़ कम्पेयर टू डिमांड, तो सप्लाई अगर ज़्यादा है डिमांड कम है तो गवर्नमेंट खुद डिमांड कर लेगी, यानी गवर्नमेंट विल बाय डॉलर, यानी गवर्नमेंट विल डिमांड डॉलर, ताकि ये सप्लाई डिमांड मैच हो जाए और इस ऊपर वाले लेवल पर ये रह पाए। सो आई फील यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस डिवेल्यूएशन वर्क। शॉर्ट में याद रखो, डिवेल्यूएशन में सप्लाई ज़्यादा होती है, जो लेवल होता है उससे हायर प्राइसेस पर गवर्नमेंट क्या है, रेट रख देती है। इसको बोलते हैं डिवेल्यूएशन, और खुद ही डॉलर बाय करके गवर्नमेंट बेच जाती है। ओके, नाउ इसका ऑपोजिट होता है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में अगेन ये डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, इक्विलिब्रियम तो ये है, यानी ये रेट होनी चाहिए। रीवैल्यूएशन में अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है। इसका मतलब है कि नीचे की तरफ, यानी अगर 70 का अगर डॉलर है तो उसको 65 कर दो, तो ये नीचे की तरफ 65 की रेट गवर्नमेंट ने जानबूझकर डिसाइड कर ली। और ये रेट पर होता क्या है कि भाई आपकी जो यहाँ पर डिमांड कर्व है उसको बाद में टच करती है ये वाली लाइन, यानी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई को पहले टच कर लेती है, यानी सप्लाई कम है। तो यहाँ पर अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो डॉलर को सप्लाई कम करने वाला काम गवर्नमेंट करेगी। इसका मतलब है कि डॉलर को मार्केट में सेल गवर्नमेंट करेगी, यानी ताकि सप्लाई बढ़े और ये दोनों मैच हो जाए, तो इस रेट पर वो स्टेबल हो जाए। ओके, तो इस तरह से होता है मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। तो गवर्नमेंट या आरबीआई इस तरह से करती है। तो मेन कंसेप्ट क्या समझना है कि अगर डीवैल्यूएशन है, यानी डॉलर का मान लेते हैं गवर्नमेंट ने 70 का 80 ऊपर कर दिया, तो वो करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट नीड्स टू बाय डॉलर। और 70 का अगर 65 रेट गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट को सेल करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब एक कंसेप्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं कि ये डिमांड एंड सप्लाई बनते किस तरह से है, या इसकी और भी क्या थियरीज है। सो देखो, कुछ डायग्राम्स है जो काफ़ी इजी है समझना। सो यहाँ पर देखिए, चेंज इन डिमांड या सप्लाई। अच्छा, एक कंसेप्ट है कि हो सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज है ड्यू टू ओन प्राइस, यानी एक्सचेंज रेट में ही चेंज है। अब देखिए, एक्सचेंज रेट में दो टाइप की सिचुएशन हो सकती है। डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशन है एंड सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई 11th में सीखा था। सो क्यों ऐसा है कि अगर $1 60 का 70 हो जाए, यानी डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, रुपीस वीक हो जाए, डेप्रिसिएट हो जाए, तो जो इम्पोर्टर्स हैं इनके लिए डॉलर खरीदना महंगा होगा, यानी डिमांड कम हो जाएगी। तो हुआ क्या, ये देखिए, 60 का 70 ये नंबर तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो इम्पोर्ट है वो कम हो गई। इसका मतलब ये है कि जब ये रेट बढ़ गई तो जो डिमांड है वो कम हो गई। इन अदर वर्ड्स, जब ये रेट बढ़ गई 60 की 70, तो सीधी बात है, डॉलर अगर महंगा होता है तो डॉलर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है। ओके, तो डॉलर अगर क्या है, महंगा होता है, तो इसका मतलब है उसकी डिमांड कम हो जाती है। अच्छा, देन सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर लेट से $1 60 का 70 हो जाए, तो सीधी बात है, ज़्यादा हुआ मिल रहा है तो सब डॉलर बेचेंगे, यानी मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो एक्सपोर्टर ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर को मैंने कहा था फ़ायदा है कि $1 का बेचा 60 की जगह पर अब 70 मिलेगा। ओके, तो इसीलिए
जिसके पास डॉलर है वो बेचने की कोशिश करने के लिए मार्केट में आएगा, और एक्सपोर्टर है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट में सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है रेट बढ़ी और जो सप्लाई है वो बढ़ी। इसका सिंपल मतलब है कि अगर रेट 60 की 70 बढ़ जाती है तो डिमांड तो कम हो जाएगी क्योंकि डॉलर महंगा है, लेकिन जो सेलर है कि एक्सपोर्टर है या जिसके पास ऑलरेडी डॉलर है वो सप्लाई बढ़ा देंगे क्योंकि अच्छा प्राइस मिल रहा है। अच्छा, देन मेन कंसेप्ट ये है डायग्राम वाला कि डिमांड एंड सप्लाई में बाकी चेंजेस अगर हो फॉरेन मार्केट में तो किस तरह से क्या है इम्पेक्ट आएगी प्राइस में या एक्सचेंज रेट पे। तो देखो, इंक्रीज इन डिमांड, मान लेते हैं कि ऑलरेडी ये डिमांड ये सप्लाई इक्विलिब्रियम था। अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो डिमांड का ऊपर की तरफ आ जाएगी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हो इम्पेक्ट क्या है मार्केट में, यहाँ पर क्वांटिटी भी बढ़ेगी और जो रेट है वो भी बढ़ेगी। तो इसको कहा जाता है कि राइट शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। और इससे हो गया क्या कि डिमांड बढ़ी और यहाँ पर रेट भी बढ़ गया, ये रेट में देखिए। अच्छा, इसका रिवर्स डिक्रीज इन डिमांड, तो ये डायग्राम में ओरिजिनल ये था, अगर डिमांड डिक्रीज है तो नीचे की तरफ डिमांड को, ये नया इक्विलिब्रियम है। एंड इस वाले में आप देख सकते हो कि जो रेट है वो नीचे की तरफ गई है, यानी रेट है वो डाउन हुई है। ओके, सो डिमांड भी डाउन तो रेट भी डाउन, और डिमांड अप तो रेट भी अप, इसीलिए इसको कहा जाता है डायरेक्ट रिलेशन। ओके, तो डिमांड का और रेट का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो मैंने ऊपर डिमांड के साथ रिलेशन लिखी है। अच्छा, सप्लाई के साथ कैसा रिलेशन है, तो आप ये देखिए, अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ओके, तो यहाँ पर डॉलर की सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो सप्लाई को राइट की तरफ शिफ्ट होगा। ये पुराना इक्विलिब्रियम, ये नया इक्विलिब्रियम, और आप देख सकते हो नया इक्विलिब्रियम है वहाँ पर जो आपका रेट है वो डाउन हो रहा है। इट मीन्स कि अगर आपकी सप्लाई अप है तो आपका जो रेट है वो डाउन है। और आप है ना लॉजिकली समझो ना, मार्केट में डॉलर को अगर छोड़ दो, कोई आइटम है, अगर सेलर ने सप्लाई ज़्यादा कर दी मार्केट में, भर भर के वो चीज़ें हैं, तो प्राइस क्या होगा, डाउन होगा। तो वही चीज़ है, सप्लाई ऑफ गुड्स की जगह पर यहाँ सप्लाई ऑफ डॉलर है, वहाँ प्राइस है, उसकी जगह पर रेट है। सिमिलरली अगर मार्केट में सप्लाई कम हो गई, सीधी बात है सप्लाई कम होती है तो भाव बढ़ता है, तो यही कॉमन सेंस को एक डायग्राम के साथ सप्लाई को डिक्रीज करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करके नया वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट से बताना है। और आप देख सकते हो कि सप्लाई डिक्रीज तो भाव है वो इंक्रीज, डॉलर कम होगा तो प्राइस जो है, रेट जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, सो आई फील दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अच्छा, देन लेट अस डिस्कस फर्दर कंसेप्ट्स नाउ। अब एक कंसेप्ट है कि जहाँ पर कुछ डायग्राम्स तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, यहाँ पर डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, इम्प्लीकेशन उसकी क्या होती है लेस डेवलप नेशंस के लिए, वो बेटर है। हाँ, एक है ना गोल्ड की एक्सचेंज रेट डिसाइड करने की पुरानी मेथड चल रही थी, एक मेथड का नाम था ब्रेटन वुड्स सिस्टम या एडजस्टेबल पेग सिस्टम। अब ये बंद हो चुकी है आज के तारीख में। पहले के टाइम पे ऐसा था कि हर करेंसी को डॉलर के साथ लिंक किया था और डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक किया था। ओके, तो हर करेंसी को किसके साथ लिंक किया था, डॉलर के साथ, और डॉलर को किसके साथ लिंक किया था, गोल्ड के साथ। तो इसको कहा जाता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ओके, या इसका एक और नाम था एडजस्टेबल रेट सिस्टम। लेकिन ये तो है ना बंद हो गई। ओके, क्योंकि अमेरिका है वो गोल्ड को कन्वर्ट करने के लिए वो टाइम पे मना बोल रहा था। सो ये तो बंद ही हो गए 1977 से ही। फिर भी क्या है अभी है।
तो मैनेज फ्लोटिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हाँ, अब ये देखो कि कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि क्यों फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करते हैं, डॉलर क्यों चाहिए, इंटरनेशनल लोन है वो डॉलर में पे होती है उसके लिए चाहिए, या दुनिया में इन्वेस्ट करना है तो डॉलर ज़रूरी है, या इंपोर्ट करते हो तो डॉलर में पे करना पड़ता है, या फिर फॉरेन से चीज़ लेते हो तो डॉलर में पे करना पड़ता है, या फिर आपको डॉलर की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको डोनेशन किसी और देश को देना है। ओके, तो कंट्रीब्यूट टू द डिमांड, यानी अगर आप क्या है फॉरेन में डोनेशन देना चाहते हो तो उसकी करेंसी में देना पड़ेगा। देन पेमेंट ऑफ इनकम्स, सो काफ़ी बार एक कंपनी है, ओके, अगर क्या है आपको इंडिया की कंपनी है, उसके इन्वेस्टर फॉरेन में है, उनको डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करना है तो फॉरेन में रहने वाले लोगों को डॉलर में पे करना पड़ेगा। एंड देन स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, स्पेक्यूलेटिव का मतलब ये होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो हम बाय सेल करते हैं उसके लिए भी हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई ट्रेडर डॉलर बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसका व्यू क्या है। अच्छा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कब होती है, यानी लोग डॉलर बेचते कब है। तो एक है एक्सपोर्ट्स, जब आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपको डॉलर मिला है, आप अपने देश की करेंसी में उसको कन्वर्ट करोगे, तो सप्लाई का मतलब यू विल सेल डॉलर। अच्छा, देन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन से FII इंडिया में अगर पैसे लाएंगे तो उनके पास ऑलरेडी डॉलर है, वो सेल करेंगे डॉलर ताकि रुपीस मिले और इंडिया में वो रुपीस में इन्वेस्ट कर पाए। देन परचेसिस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया, अगर फॉरेन वाले इंडिया से कुछ खरीदेंगे तो डॉलर कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो सेल करेंगे डॉलर और रुपीस लेंगे। देन लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर क्या है फॉरेन से अगर हम लोन लेते हैं तो उनकी जो डॉलर में लोन है वो हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी डॉलर सप्लाई होगा। देन ग्रांट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन से जो डोनेशन इधर आया है वो डॉलर्स को सेल करके रुपीस में कन्वर्ट होकर आएगा। देन इनकम रिसिप्ट, फॉरेन की कंट्री में कंपनी में अगर कोई इंडिया के लोग हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो फॉरेन की कंपनी उनको डॉलर में भेजेगी और कन्वर्ट हो जाएगा, डॉलर सेल होकर रुपीस में इनको इनकम मिलेगी। एंड देन NRIs जो फॉरेन में काम करते हैं इंडिया में वो डॉलर भेजेंगे, यानी ये सब से डॉलर की सप्लाई बढ़ती है। ओके, नाउ अब ये देखिए एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि ये मार्केट है फॉर इंटरनेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स। अब ये मार्केट के फंक्शन क्या है, एक तो है ट्रांसफ़र फंक्शन, इसका मतलब आप पैसे को एक से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी परचेसिंग पावर ऑफ मनी शिफ्ट होता है। देन है क्रेडिट, यानी लोन वाले ट्रांजेक्शन या उधार वाले बाय सेल वाले ट्रांजेक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी हो सकते हैं। एंड एक होता है हेजिंग फंक्शन। देखिए हेजिंग तो क्या होता है कि अपना रिस्क कम करना, इसको बोलते हैं हेजिंग। तो ये हेजिंग के काफ़ी तरीके भी होते हैं, लेकिन शॉर्ट में ऐसा समझिए कि हेजिंग का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्क। ओके, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो बेसिकली हेजिंग के लिए ही बना है, लेकिन लोगों ने उसको क्या है सट्टे में कन्वर्ट कर दिया है। सो हेजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ रिस्क या मिनिमाइजेशन या कवरिंग ऑफ रिस्क, इसको बोलते हैं हेजिंग। हेज का मतलब है कि अपना लॉस है वो कम करना। अच्छा, ये हेजिंग कैसे होते हैं, एक एग्जांपल, अगर मुझे डॉलर मिलने वाला हो, ओके, तो मुझे पता है कि ये डॉलर अगर क्या है आज 80 रुपीज़ का है, लेकिन अगर क्या है ये डॉलर जब मुझे 1 महीने के बाद मिलेगा, हो सकता है वो टाइम पे प्राइस 75 हो, तो मैं पहले से ही सौदा करके रखूँगा कि अगर कोई मुझे इंसान मिलता है वो कहता है कि हाँ मेरे पास से 1 महीने के बाद वो डॉलर ले लेगा 78 में, तो मैं ठीक है, मैं ये सोचूंगा कि मैं वो कर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपीस का ही नुकसान होगा ना।
तो ये हेजिंग कैसे होती है? हेजिंग के लिए आपको फॉरवर्ड मार्केट की ज़रूरत पड़ती है। फॉरवर्ड यानी फ्यूचर मार्केट। मैंने आज सौदा किया है, मुझे जो 80 यानी $1 मिलेगा 1 महीने के बाद, अभी 80 का भाव है, मैंने 78 पे फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी फॉरवर्ड मार्केट यानी फ्यूचर मार्केट। तो अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे कोई ऐसा बायर मिल गया है कि जो मुझे 78 $1 का देगा। ओके, तो इस तरह से हेजिंग की जाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज में दो टाइप की मार्केट है, स्पॉट यानी आज की मार्केट, फॉरवर्ड यानी फ्यूचर की मार्केट। तो स्पॉट मार्केट का मतलब है कि करंट ट्रांजेक्शन, स्पॉट अभी के ट्रांजेक्शन, स्पॉट का प्राइस यानी अभी का मार्केट प्राइस। ओके, तो स्पॉट का मतलब ये होता है कि अभी, वो फ्यूचर के साथ लेना देना नहीं है। सो फॉरेन एक्सचेंज में स्पॉट की मार्केट कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड करती है? डिमांड एंड सप्लाई से। तो स्पॉट प्राइस यानी अभी का प्राइस। एक होता है फॉरवर्ड मार्केट यानी फ्यूचर्स मार्केट, सौदा आज करो लेकिन बाय सेल 1 महीने के बाद या फ्यूचर में कभी होगा, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट। यहाँ पर मिंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, $1 में 78 में बेचूंगा, तो ये है फ्यूचर्स मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट। अच्छा, नाउ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है ना, रिस्क को अवॉइड करने के लिए या फिर कुछ सट्टे से इनकम कमाने के लिए भी होती है, हो ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ओके, नाउ एक कंसेप्ट लास्ट बाकी है, वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये न्यू ऐड हुआ है। सो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब समझो, यहाँ पर पहले हम समझते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स का मतलब है गवर्नमेंट ने बांध के रखा है एक्सचेंज रेट को, हिलने नहीं दे रहा है, मार्केट का कुछ नहीं चल रहा है, मार्केट का जोर ही नहीं है। तो इसके कुछ फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि स्टेबिलिटी रहेगी, अपने को पता है $1.75 है, सब धंधे पर फोकस करेंगे और कोई टेंशन इनको होगा नहीं। तो एक मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है। ओके, और जो पैसे लाना चाहता है, ले जाना चाहते हैं, उसके माइंड में क्लियर है कि इधर एक्सचेंज रेट इतना ही रहने वाला है, लेट्स से ₹80। अच्छा, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, क्योंकि जितना स्टेबिलिटी होगा प्राइस में उतना बेटर है। देन स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, अगर रेट फिक्स्ड हो तो डिसीज़न लेने में भी क्या है, आसानी होती है। वरना क्या होता है, काफ़ी बार डिसीज़न ले लिया, बाद में चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो डिसीज़न काम नहीं आया। यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी, एक्सचेंज रेट 80 पर फिक्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। देन डीवैल्यूएशन, यहाँ पर गवर्नमेंट फिक्स्ड यानी चाहे तो अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर सकते हैं। और हमने सीखा था कि डीवैल्यूएशन से डेवलपिंग नेशंस के लिए स्पेशली अच्छा है, क्योंकि इंपोर्ट कम होते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। एंड कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने $1 को लेट्स से 70 पे ही फिक्स रखा है, तो अब गवर्नमेंट को प्रेशर होगा कि भाई ये महंगाई देश में बढ़नी चाहिए, नहीं चाहिए। यानी अगर महंगाई लेट से ज़्यादा हो गई तो फॉरेन वाले इंडिया से लेंगे नहीं, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रेशर बना रहता है एज पर दिस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, अगर ये 70 का 80 हो जाता है तो प्रॉब्लम ये होगी कि एक्सपोर्ट्स विल रिड्यूस, क्योंकि हमने तो इसको फिक्स ही कर दिया है ₹70 पे। तो गवर्नमेंट अगर $1 को 70 में ही फ्रीज कर देता है तो उन पर प्रेशर रहेगा कि भाई ये रेट है वो स्टेबल हो और देश में इन्फ्लेशन न हो, क्योंकि जो माल $1 का है उससे तो ₹70 ही मिलेंगे। अगर इंडिया में ₹70 की वैल्यू डाउन होगी तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कम होगा। देन एक होता है इस सिस्टम का डीमेरिट्स। अब डीमेरिट क्या है, हमने पहले ही सीखा था, ये सिस्टम में गवर्नमेंट को लार्ज फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक रखना पड़ता है, और मैंने एग्जांपल के साथ बताया था बाय सेल करना पड़ता है, इसीलिए गवर्नमेंट के पास उतना बफर होना चाहिए। देन क्योंकि आप इक्विलिब्रियम में एक्सचेंज रेट जो आती है उससे डिविएट कर रहे हो, ऊपर या नीचे जा रहे हो, इसीलिए ये इनएफिशिएंट
रिसोर्सेज को, यानी हो सकता है कि काफ़ी गलत काम के लिए डॉलर यूज़ हो जाए। ओके, इनएफिशिएंट अलोकेशन। अच्छा, स्मॉल साइज, देखिए अगर आप डिमांड एंड सप्लाई को अपना रोल प्ले करने नहीं देते हो तो आपका देश ग्रो नहीं कर पाएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और आज के टाइम पे समझिए सबको, हर कंट्री स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। तो मोस्ट ऑफ द नेशंस इन टूडेज टाइम आर बेसिकली गोइंग फॉर फ्री फ्लो ऑफ मार्केट। तो आज के टाइम पे ये सिस्टम नहीं चलती, पहले के टाइम पे ऐसा था। अच्छा, डिस्करेजिस वेंचर कैपिटल। अगर आपने एक रेट को फिक्स ही कर दिया है तो काफ़ी बार इसको नेगेटिवली भी देखा जाता है बाय वेंचर कैपिटल फंड्स। कि नाउ फिक्स एक्सचेंज रेट मे नॉट बी द इक्विलिब्रियम। मैंने कहा ना कि जो इक्विलिब्रियम, जो रेट अदरवाइज हो सकती थी उससे ऊपर या नीचे आप हो। देन यहाँ पर वेंचर कैपिटल को क्यों प्रॉब्लम होता है फिक्स रेट से, तो वो देखो, वो पैसे फॉरेन से क्या है आते हैं इंडिया में, उनका मेन टारगेट होता है कि प्रॉफिट अर्न करके हम चले जाए। और इनको ये है कि अगर क्या है, डॉलर लाए थे तभी 80 का था और ले जाए तभी मान लेते 90 का हो जाए, तो उनको क्या है प्रॉफिट मिलेगा और हर प्रॉफिट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो वो सपना उनका पूरा नहीं होगा अगर गवर्नमेंट ने 80 पर ही फिक्स कर दिया तो। देन वी हैव फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी जहाँ पर मार्केट फोर्सेस ही रेट को डिसाइड करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। तो इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदा ये भी डिस्कस हुआ था, बड़े रिजर्व की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उधर इनएफिशिएंट एलोकेशन था, इधर एफिशिएंट एलोकेशन है। आपके डॉलर है ना, उसको आप संभाल के रख सकते हो। देन लार्ज साइज ऑफ फॉरेन मार्केट, तो फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट लार्ज होगी क्योंकि हर कोई वही चाहता है डिमांड सप्लाई के मुताबिक रेट डिसाइड हो, क्योंकि गवर्नमेंट के मैनिपुलेटिव इंटेंशन भी हो सकते हैं एंड पीपल जनरली डोंट लाइक। इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड लिक्विडिटी, जब आपका फॉरेक्स मार्केट डेवलप होगा तो फॉरेन से पैसे लाना ले जाना ईजी हो जाएगा। एंड वेंचर कैपिटल विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड के टू डील विद द कंट्री वेयर दे हैव फ्री फ्लो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसके डीमेरिट्स क्या है? हाँ, जो देश वीक है ना वो पिट जाते हैं क्योंकि उसकी जो करेंसी है वीक है, और यहाँ तो इतना सॉलिड क्या है, डिस्काउंट पर वो रहेगी। सो जो वीक कंट्रीज है और वीक करेंसीज है उनको बहुत ही ज़्यादा, यानी क्या है, प्रॉब्लम होगा। यानी इनका प्राइस जो अदरवाइज हो सकता है उससे भी कम हो जाएगा, ऐसे पैनिक सेलिंग आ जाएगी। देन अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट, अब आपने डिमांड सप्लाई को अपने हाल पर छोड़ दिया, वॉर या ऐसी कुछ भी सिचुएशन हो तो हो सकता है एक ही दिन में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी चेंज आ जाए रेट में। देन स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि भी देश में फॉरेन एक्सचेंज रेट ही बार बार अप एंड डाउन कर रही है, और ऐसा देश अगर वो बहुत ज़्यादा लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर पाना। देन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बिकम्स डिफ़िकल्ट। बायलैटरल यानी दो नेशन के बीच में डिसाइड हुआ है कि हम इतने रेट पे या इस तरह से बिजनेस करेंगे, बाय एंड सेल करेंगे। आपने वादा कर दिया हम इतना लेंगे इतना बेचेंगे, लेकिन अगर रेट ही ऊपर नीचे हो गई तो हो सकता है बड़ा लॉस भी हो आपको। देन एक्सटर्नल शॉक्स, इसका मतलब ये है कि आपके पास है ना, अगर डॉलर लेट से अप्रिशिएट होता है तो इम्पोर्टर को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो हो सकता है काफ़ी बार इम्पोर्टर्स बेचारे क्या है लॉस में चले जाए, क्योंकि उनको पे करना है। जैसे इंडिया की ऑयल कंपनीज काफ़ी बार प्रॉब्लम में आ जाती है। सो आई फील कि ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो बताइए। बाय बाय।